संपूर्ण ब्रह्म चेतना का ही खेल, और उस चेतना के सागर में विद्यमान हर लहर अपने अपने एवोल्यूशन की स्थिति पर धीरे 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 उत्क्रांति करते करते आज ऐसे बने। एक एक व्यक्ति के, एक एक जीव के पर्सनल जीवन का रेफरेंस रखें तो देखिए, जिस जीव ने जिस दिशा में जितने समय के लिए अपना मन दिया, उन्होंने अपने आप के लिए वैसा जीवन निर्माण कर लिया। बाहर की दुनिया व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति वाली, उसको जितने समय के लिए अपना मन देते रहे, वो तो इकट्ठा हो गया। चेतना की परिपक्वता हुई कि नहीं पता नहीं। 5 इंद्रियों के सुखों की तरफ अपना मन देते गए तो वो भोग पा लिए, लेकिन चेतना की परिपक्वता हुई कि नहीं पता नहीं। और जितना समय, जितनी ऊर्जा, जितना मन साधना, सत्संग, सेवा वाले सात्विक सुखों की तरफ देते गए, तो बाहर की दुनिया की समृद्धि, मैं कहता हूँ, अपने आप ही प्रस्थापित होती गई होगी। अंदर की दुनिया की भरपूर समृद्धि पाली होगी। जीवन का खेल ऐसा है, तुम जिस विषय को जितना अपना अटेंशन दोगे, अपनी ऊर्जा डालोगे, अपना समय दोगे, तुम वैसा अपना जीवन क्रिएट कर लोगे। बड़े गहरे एक्सप्लोरेशन के बाद जब ये जीवन का वन ऑफ द हाईएस्ट ट्रुथ्स ऑफ लाइफ समझ में आने लगा, तो उसके साथ एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी संभावना खुली। एक तरफ हम कहते हैं, तुम जिस दिशा में जितने समय के लिए अपना मन दोगे, तुम वैसा जीवन पाओगे। उसी इक्वेशन को थोड़ा सा ट्वीक कर लिया जाए तो मैं कहता हूं, तुम जैसा अपना जीवन बनाना चाहते हो, उस दिशा को उतने समय के लिए अपना मन दो, तो तुम जैसा जीवन बनाना चाहो बना सकते हो। ये मेरा पॉइंट है। और उसके लिए धर्म की परिभाषा अगर फिर एक बार प्रस्थापित की जाए तो मैं ये कहता हूं, ये शरीर 50, 60, 70 साल के लिए है, लेकिन जीवों की उत्क्रांति अनंत काल से चली आ रही है, अनंत काल तक चलती रहेगी। तो जैसे इस शरीर के साथ के जो किरदार निभा रहे हैं, उसकी सफलता की तरफ हम प्रयत्न करते हैं, वैसे ही मैं ये कहूँगा, स्वयं की चेतना की फुल ब्लॉसमिंग का जो प्रोसेस है, ब्रह्म प्राप्ति का, मोक्ष प्राप्ति का, परम पद की प्राप्ति का, उसकी भी जिम्मेदारी लेते हुए ये जीवन जीना और अपने संसाधनों का इष्टतम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर लेना ही धर्म है। ये मेरा पॉइंट है। सत्संग के क्षेत्र में, सत्य संग के क्षेत्र में एक बड़ा सुंदर एडिशन आज हम करने जा रहे हैं। सब लोग ध्यान से सुनो। सत्य संग में मैं एक इंग्रेडिएंट ऐड करना चाह रहा हूं, जिसको मैं स्व अध्याय कहता हूं, स्वाध्याय कहता हूं। इस ब्रह्म के खेल में मैं कहता हूं, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं
जो तुमसे, तुम्हारे छोटे से एफर्ट्स से अपने आप मैनिफेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि उस दिव्यता से तथास्तु मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है और अपने आप ही होते जाते हैं। मैं इसको इस तरह से कहता हूँ कि हमारा मार्ग हठ योग का मार्ग नहीं है, मेहनत का मार्ग नहीं है, हमारा मार्ग कृपा का मार्ग है। कभी कभी पुरुषार्थ, सेल्फ एफर्ट एंड कृपा, ये अलग अलग दिखने वाली इंग्रेडिएंट्स हैं। कृपा के ऊपर हमारा क्या काबू, हमारा क्या से, हमें कुछ क्या करना होता है उसमें, ऐसा समझते हैं। मैं कहता हूँ कृपा को जगाने का पुरुषार्थ किया जाए तो सोने में सुहागा है। और उसके लिए इस स्व अध्याय के अभ्यास का इस्तेमाल करना चाहिए, ये मेरा आह्वान है। आज हम स्व अध्याय को पहचानेंगे। आप गौर से देखें, आपकी चेतना में, पर्सनल कॉन्शियसनेस में जो कुछ भी घट रहा है, उसको अगर ध्यान से देखा जाए तो मैं कहता हूं मोमेंट बाय मोमेंट जीवन में हम बहुत महत्व का किरदार निभा रहे हैं, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं अपने ही जीवन को मैनिफेस्ट करने में। हमारा जो रोल है हमारे ही जीवन में, मैं उसको स्व अध्याय कहता हूं और उसके मैं 3 सेक्शंस डिफाइन करना चाह रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। पहला सेक्शन स्व अध्याय का मैं कहता हूं रिकॉग्नाइजिंग योर ओन टेंडेंसीज। जैसे बहुत डिटेल में हम वर्णन कर चुके हैं कि इस मोमेंट बाय मोमेंट फ्लो में बाहर की दुनिया में व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति जो हैं वो रेगुलर बेसिस पर मोमेंट टू मोमेंट तुम्हारी चेतना में अलग अलग भावों को ट्रिगर करने का कार्य करती रहती है। हर क्षण तुम्हारी चेतना में जो ट्रिगर हुआ वो तुम्हारे जीवन का अनुभव बनाता है, और उसमें अभी तक जिए हुए जीवन के आधार पर तुम्हारी जो टेंडेंसीज बनी हुई हैं, आदतें बनी हुई हैं, कुछ क्लिष्ट वृत्तियां, कुछ अक्लिष्ट वृत्तियां, कुछ नुकसान करने वाली आदतें, कुछ लाभ करने वाली आदतें, ये जो आदतें बनी हुई हैं वो आदतें व्यक्तियों, वस्तुओं और परिस्थितियों के द्वारा ट्रिगर होती हैं और उन आदतों की वजह से तुम्हारा अनुभव बनने लगता है मोमेंट टू मोमेंट टू मोमेंट टू मोमेंट। तो मैं कहता हूं स्व अध्याय का पहला क्षेत्र, पहला सेक्शन अपनी आदतों को पहचानना। मैं इसको और गहराई से समझाऊं तो देखना, व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति के बाहर की दुनिया के द्वारा तुम्हारी चेतना में अलग अलग भाव जगते हैं। इस शब्द को समझिएगा, भाव जगते हैं, फ्लेवर्स ट्रिगर होते हैं। अच्छा, उन फ्लेवर्स में कुछ फ्लेवर्स ऐसे हैं जो बार बार जगते हैं तुम्हारी चेतना में। माने क्या, उसी भाव की तुम्हारी चेतना को आदत पड़ी हुई होगी। कुछ भाव बार बार नहीं जगते, कभी कभार जगे, कभी कभार लंबे समय तक जगे ही नहीं वो भाव, तो उसकी आदत नहीं है चेतना को बहुत ज्यादा। जिसकी आदत पड़ी है उन भावों की आप गौर से देखोगे, ऑलमोस्ट थ्रोन वे ऑफ लिविंग लाइफ में ऑलमोस्ट कंपल्सिवली वही भाव बार बार जगते हैं। मैं कहूंगा किसी को अगर गुस्से की आदत है तो थोड़ा सा अप्रसन्न भाव जगा, मन के विपरीत कुछ हुआ, तो उस अप्रसन्नता का डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन, डायरेक्ट ट्रिगर पॉइंट क्या, गुस्से के रूप में। हर एक का वैसा ही एक्सप्रेशन नहीं होता। किसी को गुस्से की आदत नहीं है तो वही अनुभव वो भी कर रहे हैं अप्रसन्नता का, लेकिन गुस्से के रूप में वो भाव ट्रिगर नहीं हो रहा, कुछ और हो रहा है उनकी आदत के मुताबिक। आर यू लिसनिंग टू मी माय डियर? एक और एग्जाम्पल से समझाऊंगा। सपोज किसी ने निंदा कर दी।
अगर किसी की आदत पड़ी है किसी के क्रिटिसिज्म को डिफेंड करते रहने की, सुन रहे हो मेरी बात, अपना बचाव करते रहने की आदत है, तो जैसे ही तुम्हारे बारे में कुछ चर्चा होती है कंपल्सिवली तुम अपना बचाव करने लगते हो। वही निंदा किसी और की हो, उनकी आदत बचाव करने की नहीं है, गिल्टी फील करने की है। तो उसी निंदा के अनुभव से वो गिल्टी फील करने लगते हैं, अरे मेरे में ही कुछ गड़बड़ है। किसी की ना बचाव की आदत है ना गिल्ट की आदत है, किसी की विड्रॉ कर लेने की आदत है उनके अनुभव के आधार पर। तो वो कहेंगे हाँ ठीक है तुम बोलते रहो, मुझे कुछ लेना देना नहीं। ना वो अपना बचाव करेंगे, ना गिल्टी फील करेंगे, ना सिंसियरली उस फीडबैक को रिसीव करेंगे, वो विड्रॉ कर लेते हैं। मैं ये कह रहा हूं हर क्षण ट्रिगर होने वाली अपनी आदतों को पहचानना ये स्व अध्याय का पहला अंग है। उसमें दो प्रकार की आदतें दिखेंगी, क्लिष्ट वृत्तियां, जीवन को नुकसान करने वाली आदतें, अक्लिष्ट वृत्तियां, जीवन को नुकसान ना करने वाली आदतें। आप ये देखिए, जैसे ही माहौल मिला जिम्मेदारी लेने का, कुछ कार्य करने का, कुछ ज़रूरत आन पड़ी और किसी की ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आदत है, तो सडनली रिस्पॉन्ड करते हैं, मैं क्या करूं बताइए, मैं ये कर लेता हूं। उसी मौके को कोई और भी देख रहा है और वो कुछ भी नहीं करता, रिस्पॉन्ड ही नहीं करता, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आदत नहीं है। एक तरफ क्लिष्ट वृत्तियों की वजह से वो आदतें ट्रिगर होने पर अपने जीवन का हम नुकसान कर लेते हैं, वो एग्जैक्टली ऑपोजिट अक्लिष्ट वृत्तियों की वजह से मौके मिलने पर अपने जीवन को सुंदरता भी प्रदान कर लेते हैं। यही हो रहा है कि नहीं मुझे बताओ, जिसको हम स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस कहते हैं, प्लस पॉइंट्स एंड माइनस पॉइंट्स कहते हैं, दुर्गुण एंड सद्गुण कहते हैं, वो है क्या? अभी तक के जिए हुए जीवन के आधार पर बनी हुई आदतों का ढांचा है ये। मैं कहता हूं अपनी आदतों को पहचानते जाना। मैं उसको और गहराई से समझाऊं तो घटनाओं के माध्यम से, लोगों के बिहेवियर के माध्यम से जो भाव जग रहे हैं, उन भावों के नीचे की आदत को पहचानना ये स्व अध्याय का पहला अंग है। सुन रहे हो मेरी बात? सिर्फ भावों को नहीं देखना, मेरी आदत है ये भी पहचान पाना ये स्व अध्याय का पहला अंग है। मैं जैसे कहता हूं सत्य डायमंड जैसा है, वैसे ही सत्य अनियन जैसा भी है। एक एक लेयर खुलती है, अलग अलग दिखाई देता है। उसको अगर देखें तो सत्यों का लेयर आफ्टर लेयर का खेल। तो ऊपर ऊपर का सत्य क्या नजर आता है कि व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति की वजह से मुझे ये भाव जगा, ऊपर लेवल का सत्य है। थोड़ा सा सत्य का एक और लेयर खोलो तो समझ में आता है उन व्यक्ति, वस्तु और परिस्थितियों की वजह से मुझे जो अनुभव हुआ, मेरी वृत्तियां ट्रिगर होने की वजह से हुआ। ये स्व अध्याय का पहला अंग अपनी टेंडेंसीज को पहचानना। और उसमें हानिकारक टेंडेंसीज कौन सी हैं तो आपको पता ही है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद के 11 फ्लेवर्स एंड मत्सर। जब ये टेंडेंसीज ट्रिगर होती हुई देखें तो ऑब्जर्व, फिल्टर एंड सरेंडर करते हुए त्यागते जाना। ये स्व अध्याय का पहला अंग है। स्व अध्याय का दूसरा अंग जो एक्चुअली टेंडेंसीज के साथ, हैबिट्स के साथ, वृत्तियों के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा उसका अपना इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस भी है, मैं उसको कन्वर्सेशंस कहता हूं। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। व्हेन आई से कन्वर्सेशंस, व्हाट आई मीन इज किसी व्यक्ति के विषय में, किसी वस्तु के विषय में, किसी परिस्थिति के विषय में, कभी अपने आप के लिए, कभी गुरु के लिए, कभी दिव्यता के लिए, भगवान के लिए,
स्पिरिचुअलिटी के लिए, आपके जीवन के जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उन सभी एस्पेक्ट्स को आप अगर एक एक देखते जाओ तो हर एस्पेक्ट्स के बारे में आपकी चेतना में अलग अलग कन्वर्सेशंस होंगे। इस कन्वर्सेशन शब्द को समझ लो। उस विषय में आपके थॉट्स, इमोशंस, मेमोरीज, जजमेंट्स, लाइक्स, डिसलाइक्स, ये राइट है वो रॉन्ग है, ये बने हुए विचार, धारणाएं, मान्यताएं, इन सब को मिलाकर मैं एक शब्द कहता हूं, योर कन्वर्सेशंस। फॉर एग्जाम्पल, रोहित को लेके अलग अलग लोगों के अपने अपने अनुभवों के आधार पर बने हुए एकदम ही यूनिक कन्वर्सेशंस हैं कि नहीं? थॉट्स अलग हैं, इमोशंस अलग हैं उसके बारे में। कोई उसको बहुत पसंद करता है, कोई शायद उसकी कोई एक चीज़ को नापसंद करता होगा। अपने अपने अनुभव जो हुए हैं इस एक ही व्यक्ति को लेकर, उसके आधार पर हर एक के कन्वर्सेशंस अलग हैं। रोहित को लेकर, वैसा ही जितेश को लेकर, वैसा ही हर्ष को लेकर। मैं ये कह रहा हूं, अपने कन्वर्सेशंस को भी पहचानना, व्यक्तियों के बारे में, वस्तुओं के बारे में, परिस्थितियों के बारे में, ये बाहर की दुनिया की बात हुई, वैसे ही अपने बारे में भी आप ही के मन के, आप ही की अंदर की दुनिया के मनसा, वाचा और कर्मणा के बारे में भी आपके कन्वर्सेशंस है कि नहीं? आपकी टेंडेंसीज के बारे में आपके कन्वर्सेशंस हैं कि नहीं? सपोज एक काम वासना की टेंडेंसी देखो आपके अंदर। सपोज, मैं ये नहीं कहता कि सबकी समान होगी, आपकी चेतना में काम वासना की जितनी उत्कटता से टेंडेंसी, हैबिट प्रस्थापित हुई है, बार बार जगती है, उसको लेके आप ही की चेतना में कन्वर्सेशन चल रहा होगा। कहीं लाइक्स होंगे तो कहीं डिसलाइक्स होंगे। कहीं ये विचार होगा कि इसकी वजह से यार मैं बहुत अपवित्र फील करता हूं, लेकिन मन में उस भाव को लेके थोड़ा सुख पाने का भाव भी है। मैं ये कह रहा हूं, आपके मनसा वाचा कर्मणा या बाहर की दुनिया के व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति, पूरा विश्व ही आ गया उसके अंदर, ब्रह्म ही आ गया उसमें। किसी भी विषय को लेकर आपका जो कन्वर्सेशन है उसको पहचानोगे तो एक फैंटास्टिक सत्य खुलेगा तुम्हारे सामने। Your life is occurring in your own conversations, my dear. आपका जीवन आपके कन्वर्सेशंस में घट रहा है हर क्षण। अच्छा, ये पहचान लेने के बाद, ये सत्य तुम्हारी चेतना में अगर प्रस्थापित हो गया, तो उस आधार पर मैं आगे का एक सत्यों का लेयर खोलना चाहता हूं। तुम्हारे कन्वर्सेशंस के अंदर तुम्हारा व्यक्तिगत रियलिटी बन रहा है, पर्सनल रियलिटी। ये समझ लेने के बाद मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूं। मैं कहता हूं 3 प्रश्न पूछना चाह रहा हूं। पहला प्रश्न, आर योर कन्वर्सेशंस कंप्लीट ट्रुथ्स? आपके कन्वर्सेशंस, आपके संवाद पूर्ण सत्य हैं क्या? तो तुम देखोगे, माय गॉड, जरूरी नहीं है। मैंने जो अनुभव किया है उसी से बने हुए कन्वर्सेशंस हैं। सुन रहे हो मेरी बात? जिस डायमंड का जो पहलू, जो एस्पेक्ट, जो फैसेट मेरे अनुभव में आया, मैंने तो उस डायमंड को वैसा माना हुआ है। सुन रहे हो मेरी बात? वो वाली कहानी याद रखना माय डियर। 4 अंधे लोगों को
हाथी से मिलवाया गया। किसी ने हाथी की सूंड पकड़ी, किसी ने दांत पकड़ा, किसी ने पैर पकड़ा, किसी ने पूंछ पकड़ी, और फिर पूछा गया हाथी कैसा लगा तुम्हें? सूंड वाले ने बोला कि बड़ा लवचिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, वो पाइप जैसा है। जिसने दांत का स्पर्श किया था उसने कहा हाथी तो बहुत कड़ा है और बहुत ताकतवर, सॉलिड, चुभ भी सकता है। जिसने हाथ पैर पकड़ा था उसने बोला हाथी तो खंबे जैसा है। जिसने पूंछ पकड़ी थी वो बोला वो खर्राटे जैसा लगा, वो झाड़ू जैसा। सुन रहे हो क्या मेरी बात? इस जीवन के हाथी को किसी ने पूरा देखा है क्या? अपने अपने अनुभवों के आधार पर कन्वर्सेशंस बने हैं माय डियर्स। अच्छा, कोई कन्वर्सेशन गलत है, कोई सही है, कोई रॉन्ग है, कोई राइट है, ये बात ही नहीं। मैं कहता हूं पहला प्रश्न अपने कन्वर्सेशंस को देख लेने के बाद प्रामाणिकता से और हिम्मत से अपने आप को पूछना चाहिए, आर योर कन्वर्सेशंस कंप्लीट ट्रुथ्स? तब मन खुलता है, माय गॉड, मैंने जो अनुभव किया मैंने उसी को रियलिटी माना। पूर्ण सत्य होना जरूरी नहीं। फिर मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूं, आपके कन्वर्सेशंस में आपकी रियलिटी बन रही है और वो पूर्ण सत्य होना जरूरी नहीं है, ये एस्टैब्लिश होने के बाद का ये लेयर है सत्य का। मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूं, तुम्हारे कन्वर्सेशंस रखने योग्य हैं या त्यागने योग्य? पूर्ण रियल नहीं है ये समझ लेने के बाद ये सत्य खोलोगे तो और रेलेवेंट लगेगा तुम्हें। जिनकी बुद्धि इतनी परिपक्व ही नहीं हुई कि मेरे कन्वर्सेशंस में मेरी रियलिटी है ये समझ पाए और मेरे सभी कन्वर्सेशंस पूर्ण सत्य नहीं हैं ये करेजियसली एक्नॉलेज कर पाए, ऐसी अगर बुद्धि ही नहीं बनी तो आगे का पृथक्करण, आगे का एक्सप्लोरेशन उनके लिए रियली नॉट एप्लीकेबल है माय डियर्स। जिनकी बुद्धि उस लेवल तक पहुंची उनके लिए ये प्रश्न रिलेवेंट है। मैं कहता हूं तुम्हारे कन्वर्सेशंस में कौन से ऐसे कन्वर्सेशंस इकट्ठा हो गए हैं जो तुम्हारे ही जीवन को नुकसान कर रहे हैं, तुम्हारे जीवन को लाभ कर रहे हैं। कुछ कन्वर्सेशंस तुम्हें अंदर से ही पता लगेगा, धर्म के पर्सपेक्टिव से ये रखने योग्य तो नहीं है। सुन रहे हो क्या मेरी बात? मैं तो कहता हूं अगर तुम्हें ये सत्य समझ में आ गया है कि तुम्हारे कन्वर्सेशंस में तुम्हारी रियलिटी और तुम्हारे कन्वर्सेशंस पूर्ण सत्य नहीं, तब मैं एक और बॉम्ब डालना चाह रहा हूं। मैं कहता हूं रखने योग्य और त्यागने योग्य ये फिल्टर लगने के बाद तीसरा प्रश्न है, आर यू करेजियस इनफ टू ड्रॉप द अनडिजायरेबल कन्वर्सेशंस?
तुम्हारी चेतना में जिनको सत्य मान के जी रहे हो, ऐसे हाफ ट्रुथ्स एंड तुम्हारी चेतना को ही बांधने वाले, रिस्ट्रिक्ट करने वाले, दूषित करने वाले, कल्याण में बाधा बनने वाले, ऐसे जितने कन्वर्सेशंस तुम पकड़ के बैठे हो, तुम उनको त्यागने के लिए तैयार हो क्या? ये प्रश्न इसलिए मैं कह रहा हूं, पूछ रहा हूं, कई बार जैसे ही कन्वर्सेशंस पूर्ण सत्य नहीं और रखने योग्य नहीं, ये समझ में आते ही अंदर से ही आवाज उठेगी कि मुझे इनको त्याग देना है। लेकिन कई बार विक्टिम कॉन्शियसनेस की ईगो से प्रेरित या अपना ही बचाव करने की जरूरत वाले अहंकारी इस एक गड़बड़ में फंसते हैं कि अब अगर मैं ये कन्वर्सेशन त्याग दूं तो प्रूव हो जाएगा कि मैं ही गलत था। और उस चक्कर में ना पूर्ण सत्य वाले, ना रखने योग्य, ऐसे कई सारे गड़बड़ वाले, रिस्ट्रिक्शन करने वाले कन्वर्सेशंस को त्याग कर मुक्त होने का मन नहीं बनता। आर यू लिसनिंग टू मी माय डियर्स? इसलिए ये तीसरा प्रश्न है। मैं ये सबके लिए पूछ नहीं रहा। नेचुरली ही एक सिंसियर सीकर को, विद्यार्थी का कैप अगर ऑन रहा, स्टूडेंट बने रहे, तो नेचुरल प्रोसेस है, जैसे ही गड़बड़ नजर आएगी छूटने का मन अपने आप होगा। सुन रहे हो मेरी बात? अगर विक्टिम, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, डिफेंस, योर नीड टू ब्लेम वाला अहंकार अगर हावी नहीं हुआ तो बात बनेगी। सब सुन रहे हो? मैं फिर से एक बार स्व अध्याय पर आता हूं। 3 सेक्शंस हैं स्व अध्याय के। पहला सेक्शन, अपनी टेंडेंसीज पहचानो। वृत्तियों के बारे में एक्सट्रीमली शार्प अवेयरनेस के साथ सजग हो जाओ, क्योंकि अगर तुम्हारी अवेयरनेस में वो आई नहीं तो कितने समय तक वो अपना खेल खेलती रहेंगी तुम्हारे जीवन में, तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। सुन रहे हो? सालों से स्पिरिचुअलिटी में डूबे हुए लोगों का भी मैं ये खेल देखता हूं। अपनी वृत्तियों के प्रति कभी ध्यान ही नहीं दिया, स्व अध्याय नहीं किया, तो कितनी सारी ना रखने योग्य टेंडेंसीज उनका जीवन रन करती रहती हैं। सुन रहे हो मेरी बात? स्व अध्याय का पहला स्टेप, टेंडेंसीज पहचानो। स्व अध्याय का दूसरा स्टेप, जीवन के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को लेकर तुम्हारे कन्वर्सेशंस को पहचान लो माय डियर। मैं तो कहता हूं नोटबुक लेके बैठो, एक एक पन्ने पर इंपॉर्टेंट लोग, जॉब, स्पिरिचुअलिटी, साधना, तुम्हारे जीवन के अलग अलग महत्व रखने वाले एस्पेक्ट्स का लिस्ट नोट डाउन करो और हर व्यक्ति या वस्तु या परिस्थिति को लेकर, अपने आप को लेकर, गुरुदेव को लेकर, साधना को लेकर, पैसे को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, जो तुम्हारे कन्वर्सेशंस हैं, मैं कहता हूं लिस्ट बना लेना। जब वो लिस्ट एक एक करके देखते जाओगे तब समझ में आएगा उनमें से कितने सारे कन्वर्सेशंस ना सत्य हैं, ना रखने योग्य हैं।
और बेवकूफ़ों की तरह बेभान अवस्था में तुम्हारे जीवन को रन करते रहते हैं, तुम्हारी रियलिटी बनाते रहते हैं। सब सुन रहे हो क्या? तुम कहते हो मेरे घर में इस व्यक्ति को ऐसा हो जाएगा अगर मैं ये करूंगा तो, इसलिए मैं ये नहीं करता। आर यू श्योर योर कन्वर्सेशन इज रियल? इज इट फॉरवर्डिंग योर लाइफ? आर यू करेजियस इनफ टू ड्रॉप देम? सुन रहे हो? जिन कन्वर्सेशंस से तुम्हारी रियलिटी बन रही है, मैं कहता हूं कितने भी रियल कन्वर्सेशंस लगें, अगर वो जीवन को नुकसान कर रहे हैं तो उन्हें त्याग ही देना चाहिए। जब अननेसेसरी कन्वर्सेशंस को त्यागा जाए तो एक खतरनाक चीज होते हुए देखोगे। भूतकाल के अनुभवों के आधार पर बने हुए कन्वर्सेशंस त्यागते ही उसी व्यक्ति या वस्तु या परिस्थिति या खुद के बारे में कोई और अनुभव जगने की संभावना बन जाएगी। माय डियर्स, आई रियली होप यू अंडरस्टैंड। आई रियली होप यू अंडरस्टैंड। स्व अध्याय के द्वारा टेंडेंसीज कन्वर्सेशंस का ये खेल समझ लेने के बाद हो सकता है तुम्हारी बुद्धि उस फैंटास्टिक ट्रुथ के लिए तैयार हो जाए जो ऋषि वशिष्ठ जी ने योग वशिष्ठ में डॉक्यूमेंट करके रखी है तुम्हारे लिए। हर जीव अपनी अपनी सृष्टि खुद बनाता है और खुद ही उसका अनुभव भी करता है। सुन रहे हो क्या मेरी बात? मैं उसी फैंटास्टिक ट्रुथ को थोड़ा सा आगे लेके जाना चाह रहा हूं। पहले तुम पहचान लो कि तुम ही अपनी सृष्टि बना रहे हो और खुद ही उसका अनुभव भी कर रहे हो। वो कर लेने के बाद मैं कहूँगा तुम जैसी अपनी सृष्टि बनाना चाहते हो बना लो। टेक्नोलॉजी बहुत सिंपल है, अभ्यास की जरूरत है। स्व अध्याय का पहला सेक्शन टेंडेंसीज पहचानो, दूसरा सेक्शन कन्वर्सेशंस पहचानो। 3 प्रश्न पूछ लो अपने आप को। आपके कन्वर्सेशंस जहां आपकी रियलिटी बन रही है वो रियल हैं क्या, ट्रुथफुल हैं क्या, पूर्ण सत्य हैं क्या, आपके जीवन को लाभ करने वाले हैं क्या, ब्रह्म सत्य की तरफ लेके जाने वाले हैं क्या, आपके जीवन को ब्यूटीफाई कर रहे हैं या हानि कर रहे हैं। फिर तीसरा, आर यू करेजियस इनफ टू ड्रॉप द अनरियल और द अनडिजायरेबल कन्वर्सेशंस। अगर ये खेल बन गया तुम्हारी चेतना में, मैं कहता हूं तुम अपनी सृष्टि खुद बनाना शुरू करोगे। पहला सेक्शन टेंडेंसीज, दूसरा सेक्शन कन्वर्सेशंस, अब तीसरा सेक्शन स्व अध्याय का। थोड़ा सा उत्साह जगा लो, प्रेम का तड़का डाल लो, स्टूडेंट्स का कैप ऑन कर लो। अब गौर से देखना, तुम्हारी चेतना में कोई टेंडेंसी बार बार जग रही हो, वृत्ति बार बार उजागर हो रही हो, या जो कन्वर्सेशंस बने हुए हों, उनको गौर से देखोगे, सब सुन रहे हो ना, तो उनके पीछे, उनके नीचे या तो भूतकाल के अनुभव का कोई, भूतकाल
में हुई कोई घटना या कोई व्यक्ति एक अदृश्य आधार बन रहा होगा। प्लीज समझिएगा मेरी बात। हो सकता है तुम्हारा कोई निश्चय आधार बन रहा होगा। हो सकता है सुन रहे हो, तुमने लिया हुआ कोई डिसीजन आधार बन रहा होगा। इसको थोड़ा सा गौर से देखिएगा। बहुत सजग रहते हुए ये देखना, अलग अलग लोग उनकी प्रेजेंस मात्र से, उपस्थिति मात्र से, उनके जस्ट होने भर से तुम्हारी चेतना में अलग अलग भाव उठने के लिए आधार बनते हैं। तुमसे अलग अलग कार्य होने के लिए आधार बनते हैं। सब सुन रहे हो? वो जानबूझ के कुछ नहीं कर रहे होंगे, उनको शायद पता भी नहीं हो कि उनके प्रेजेंस में अपने आप ही तुम्हारे मन में ये जगता है। लेकिन तुम्हारी चेतना में उठती हुई टेंडेंसीज, तुम्हारी चेतना में जगते हुए कन्वर्सेशंस के नीचे अपने आप अनायास एक इनविजिबल आधार दिखेगा तुम्हें, इफ यू आर अवेयर इनफ। एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा। पति पत्नी साथ में हो और पंगा हो गया किसी के साथ, तो पत्नी का आधार है, इनविजिबल है, वो बोलेगी नहीं, लेकिन उसकी प्रेजेंस है तो पति अलग बिहेवियर करेगा। पत्नी अगर वहां एब्सेंट है और वही पंगा हुआ, पति का बिहेवियर एकदम अलग होगा। आपने महसूस किया है कि नहीं, मुझे बताओ। कई बार पति पत्नी साथ में कोर्स में आते हैं, मेडिटेशन के लिए बैठते हैं, साथ में ही बैठ रहे होते हैं, मुझे उनको सेपरेट करना पड़ता है, क्योंकि एक दूसरे की प्रेजेंस की वजह से, एक दूसरे के लिए आधार बनने की वजह से विद्यार्थी नहीं बन सकते, कुछ और ही भाव चलते रहते हैं। सुन रहे हो क्या मेरी बात? आपके घर में भी देखिएगा, जो कार्य रेगुलरली हो रहे हैं, उन कार्यों को रेगुलरली होने के लिए घर का कोई एक व्यक्ति आधार बन रहा होगा। वो बोल कुछ नहीं रहे, वो शायद बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन आधार बनते जा रहे हैं और वो एक्टिविटीज चलती रहती हैं। आप प्लीज समझिएगा, जब तक आप उन आधारों को पहचानने की एक आदत नहीं डाल लो, एक अभ्यास नहीं कर लो, एक सूक्ष्म सेंसिटिव एबिलिटी नहीं जगा लो, तो मैं कहता हूं स्व अध्याय या किसी को समझने की बात अधूरी रहेगी माय डियर। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं। कोई उत्तर प्रदेश से या बिहार से आया हुआ व्यक्ति है, रह रहा है बॉम्बे में, बेंगलोर में, दिल्ली में। उनका बिहेवियर अगर तुम्हें समझना हो तो तुम्हें बिहार का कल्चर समझना पड़ेगा। कोई कन्नडिगा बड़ौदा में रहते हुए कोई स्पेसिफिक बिहेवियर कर रहा है, उसको अगर सचमुच जानना हो कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, किस आधार पर, तो हो सकता है कर्नाटक का कल्चर, वहाँ के रीति रिवाज, उनसे बना हुआ एक वृत्तियों का ढांचा यहाँ प्ले कर रहा होगा। कोई भड़बड़ बोलने वाली टेंडेंसीज वाला व्यक्ति ऐसी कहीं जगह चला जाए जहां खुल के अपने मन को एक्सप्रेस करने का कल्चर ही नहीं है, तो लोग उसको वहां पर समझ ही नहीं पाते। सुन रहे हो मेरी बात? किसी शहर में उस तरह का कल्चर है, लोग अपने दिल की बात भड़ भड़ बोल देते हैं,
वैसा ही बिहेवियर किसी और कल्चर में शायद अनएक्सेप्टेबल लगे। मेरा पॉइंट ये है, किसी भी टेंडेंसी के पीछे, किसी भी कन्वर्सेशन के पीछे जो अदृश्य आधार है, बेस है, प्लेटफॉर्म है, उसको समझना भी जरूरी होगा। तब स्वाध्याय कंप्लीट होता है माय डियर्स। मैं अपने अनुभव से समझा रहा हूं तुम्हें। दुनिया में 60 कंट्रीज में ट्रैवल किया, एक क्षण के लिए, एक आयोटा के लिए मुझे कभी डर नहीं लगा, असुरक्षितता नहीं लगी, कभी ये नहीं लगा कि कैसे होगा, क्या होगा, कौन संभालेगा। एकदम अनजान जगह जा रहा हूं, कंप्लीटली अननोन प्लेस में जाके कैसे काम करूंगा। ये सब मेरे द्वारा होने वाली एक्टिविटी के पीछे एक आधार, मेरे गुरुदेव का प्रेजेंस। वो है तो जीवन का आधार क्लियर है एकदम। अच्छा, आप ये देखिए, 156 देशों में 5000 से ज्यादा केंद्रों में करोड़ों लोग आर्ट ऑफ लिविंग के इस फैमिली से जुड़े हैं, एक आधार की वजह से। सभी के सभी, ये करोड़ों के करोड़ों लोग, हो सकता है लोकल टीचर्स से जुड़े हैं, लोकल टीचर्स कहीं ऑर्गेनाइजेशनल मैटर्स से जुड़े हैं, वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन सब के सब कनेक्टेड हैं एक ही सोर्स से। एक नए आए हुए पार्टिसिपेंट को शायद वो समझ में नहीं आए ये आता कहां से है। सुन रहे हो क्या मेरी बात? बट ऑल ऑफ इट is run on one single platform of divinity, गुरुदेव्स प्रेजेंस। अच्छा, आप गौर से देखो, मैं इस तरह से अगर समझाऊं उसको कि आर्मी में, फोर्सेस में एक बड़ा ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन है, कहते हैं क्लियरिंग। सपोज जंगलों में कोई काम करना हो तो जंगल थोड़ा सा काट के एक क्लियर एटमॉस्फेयर बनाना पड़ता है, पेड़ काट के, और वहां उस आधार पर उस जंगल के विस्तार की सब एक्टिविटीज रन करते हैं। वो उसको क्लियरिंग कहते हैं, वो बहुत पॉपुलर टर्म है। वहां होने वाली सभी एक्टिविटी के लिए वो एक छोटी सी जगह आधार बनती है, बेस बनती है, अड्डा बनती है। उसमें उस क्लियरिंग में सपोज एक ऑफिस है, एक किचन है, एक डाइनिंग रूम है। तो डाइनिंग रूम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी का आधार नहीं बनती, वो अलग एरिया, अलग एक्टिविटी का आधार बनती है। किचन अलग एक्टिविटी का आधार बनती है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस अलग एक्टिविटी का आधार है, एंड प्लेग्राउंड अलग एक्टिविटी का आधार है। उसमें भी उसी डाइनिंग एरिया में कोई एक स्पेसिफिक एरिया कुछ लोगों का आधार बन रहा है, कोई बात चल रही है वहां। तो मैं इस एंगल से मैं ये समझाऊंगा, आप देखिएगा, सपोज किसी सिटी में सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला आर्ट ऑफ लिविंग कोई टीचर हो, तो उनकी प्रेजेंस में आर्ट ऑफ लिविंग की बहुत सारी एक्टिविटीज होती रहती हैं। अगर वो एक व्यक्ति एब्सेंट हो जाए तो वो सभी की सभी एक्टिविटीज डिस्पर्स हो जाती हैं। हैव यू नोटिस दैट माय डियर? तो मैं ये कह रहा हूं, पूरे विश्व भर में आर्ट ऑफ लिविंग की एक्टिविटीज का आधार गुरुदेव प्रसन्न की प्रेजेंस है, लेकिन उनकी प्रेजेंस में भी किसी सिटी में कोई सीनियर टीचर आधार बन रहा होगा। सीनियर टीचर की प्रेजेंस में अलग अलग एरिया के 4
नॉट सो सीनियर टीचर्स या उनके द्वारा तैयार किए हुए 4 टीचर्स एक छोटा छोटा एरिया संभालते होंगे। सुन रहे हो क्या मेरी बात? और हर एरिया का एक लीडर होगा जो उस एरिया की एक्टिविटीज का आधार बन रहा होगा। मेरा पॉइंट समझिए, अगर आप ये स्ट्रक्चर जो है आधारों का, बेसिस का, प्लेटफॉर्म्स का, ये भी समझते जाओ तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, टेंडेंसीज, कन्वर्सेशंस और आधार, ये और क्लियरली समझ में आने लगेगा तुम्हें। फॉर यू टू बी वॉट यू आर टुडे, लुक वॉट हैज बिकम द आधार। मैं कहता हूं, तुमने इंजीनियरिंग किया, उसका कौन आधार बना? तुमने शादी की, कौन आधार बना? या शादी नहीं की, क्या घटना आधार बन रही है? कौन व्यक्ति आधार बन रहा है? ये अदृश्य आधार कभी ऑब्वियसली दिखने वाले नहीं है, लेकिन वो अपनी प्रेजेंस से उस तरह की घटनाएं घटने में कंट्रीब्यूशन करते रहते हैं। आर यू लिसनिंग टू मी माय डियर? ये आधार कहो, प्लेटफॉर्म कहो, बेस कहो, क्लियरिंग कहो, जो नाम देना है उसको, ये स्व अध्याय का 3रा सेक्शन है। तुम्हारी हर टेंडेंसी के पीछे कोई आधार होगा, क्लिष्ट हो या अक्लिष्ट हो। कोई व्यक्ति तुम्हें हमेशा मूवीज एंड फन एंड फूड एंड मस्ती, उसके लिए आधार बन रहा होगा। कोई हमेशा साधना या मेडिटेशन या नॉलेज, उसके लिए आधार बन रहा होगा। कोई हमेशा सेवा का आधार बन रहा होगा। कोई क्लीनलीनेस का आधार बन रहा होगा। कोई धर्म का आधार बन रहा होगा। मैं कहता हूं, आधार पहचानो। स्व अध्याय का ये जो गेम तभी कंप्लीट होता है और फिर मैं ये कहता हूं कि तुम्हारी टेंडेंसीज को खुलकर तुम्हारे सामने उजागर करने वाला, तुम्हारे कन्वर्सेशंस को एक्सपोज करने वाला, और खास करके उसके नीचे के आधारों को भी तुम्हारी चेतना में बड़ी क्लियरली मैनिफेस्ट करने वाला कोई मेंटर भी चाहिए तुम्हें, जो रेगुलर बेसिस पर धर्म का आधार बनता रहे तुम्हारे लिए, सत्य संग का आधार बनता रहे, स्व अध्याय का आधार बनता रहे। मैं कहता हूं, जब तक तुम्हारी खुद की इंटेलिजेंस विवेकी होते होते होते, परिपक्व होते होते स्वयं के जीवन के लिए वो न करने लगे, तब तक कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई हमेशा तुम्हें सही मार्ग पर लगाए रखेगा माय डियर्स। और उसी प्रेजेंस को मेंटर कहते हैं, टीचर कहते हैं, गाइड कहते हैं, कोच कहते हैं। एंड आई गारंटी यू, स्पिरिचुअलिटी के इस एब्स्ट्रैक्ट मार्ग पर तुम्हें मेंटर की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, एक क्लियर कर लो मन में, मैं गुरुदेव की बात नहीं कर रहा हूं यहां। वो तो हवा जैसे हैं, वो हमारे लिए मार्ग हैं।
हम जिस मार्ग पर, जिस आधार पर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, वो प्रेजेंस ही वो है। उनके बगैर ये पॉसिबल नहीं है। किसी और की ताकत नहीं है ये करने की। उनकी प्रेजेंस से ही हो सकता है ये। मैं कहता हूं क्लियर माइंड से अगर देख लो तो गुरुदेव ये पथ हैं हमारे लिए। मैं कई बार ये एग्जाम्पल देता हूं। जर्मनी में नेशनल हाईवेज को ऑटोबान कहते हैं, और उनकी एक खासियत ये है कि उन ऑटोबान्स पर किसी भी व्हीकल के लिए कोई स्पीड लिमिट नहीं है। उनका विश्वास देखिए अपनी प्रजा के प्रति। वो कहते हैं तुम्हारी जितनी ताकत हो, तुम्हारी बुद्धि के मुताबिक तुम उतनी स्पीड लो। एवरीबडी इज wise enough to understand I am comfortable in this much of speed, you take that speed. Everybody is wise enough to understand the risk factor involved, calculate it and take that speed. अपना मार्ग भी, अपने गुरुदेव का प्रेजेंस भी उस ऑटोबान जैसा है माय डियर। मैं कहता हूं इन्फिनिटी इज पॉसिबल देयर। तुम्हारी जितनी ताकत हो उतनी स्पीड ले सकते हो एवोल्यूशन की, उनकी प्रेजेंस में। सुन रहे हो? और इस लाइफ टाइम में कहाँ पहुंचना है ये भी तुम ही तय कर सकते हो। और उसके लिए जो इस पाथ पर लंबे समय से अपनी अपनी गाड़ियां चला चुके हैं, वैसे कोई नेविगेटर भी बैठ जाए तुम्हारी गाड़ी में, तो उसी पाथ पर आपकी गाड़ी आप ही चला रहे हो, तब भी उस नेविगेटर की प्रेजेंस की वजह से उसी मार्ग में आने वाले ऑब्स्टेकल्स या हर्डल्स या टर्न्स, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी सीन द पाथ, दे कैन हेल्प यू टू नेविगेट। सुन रहे हो क्या मेरी बात? मैं गुरुदेव के प्रेजेंस को उस पाथ की तरह देखता हूं, और उसी पाथ पर तुम्हारी गाड़ी तुम ही चलाओगे नेविगेटर के हेल्प से, सहारे से, मनोवरिंग से। उसको मैं मेंटर कहता हूं। सुन रहे हो मेरी बात? एक और बड़ा सुंदर एनालॉजी ऐड करूंगा यहां। ऑस्ट्रेलिया से एशिया की तरफ समुद्र के सतह के नीचे बहुत सारे अंडर वाटर करंट्स चलते हैं, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पीड है उन करंट्स की। और बहुत सारे टर्टल्स
उन करंट्स के द्वारा लिटरली हजारों किलोमीटर्स का पाथ तय करते हुए एशिया के अलग अलग बीचेस पर आकर अपने अंडे देते हैं। ऑस्ट्रेलिया से एशिया आएंगे क्योंकि यहाँ कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर मिलता है उनको, और ये हर साल होता है। अगर वो करंट उनको नहीं मिले अंडर वाटर, तो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि वो टर्टल्स यहाँ पहुँच सकें। सुन रहे हो मेरी बात? उस अंडर वाटर करंट का एक एनालॉजी मैं यहाँ इस ऑटोबान पर एडिशन करना चाह रहा हूँ। तुम सिर्फ उस पाथ पर टिके रहोगे तो भी मोक्ष की तरफ, ब्रह्म प्राप्ति की तरफ चले ही जाओगे मैं। उनकी करुणा, उनकी कृपा दृष्टि, उनका प्रेजेंस, उनका दिया हुआ यह फैंटास्टिकली ट्रांसफॉर्मेटिव पाथ, वो हम सब टर्टल्स के पास है ही। इसी पाथ पर हम एक दूसरे को थोड़ा सा सपोर्ट करते हुए, छोटा सा नजिंग करते हुए धर्म के मार्ग पर लगाए रखें। अपनी टाइम, एनर्जी एंड माइंड का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते रहें और इसी लाइफ टाइम में मोक्ष प्राप्ति कर लें। ये निश्चय लेकर लग जाना चाहिए। ये मेरी गुहार है।